वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024। तो रिसेंटली बात करेंगे, आज एक अडेंडम ऐड हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, आपके साथ शेयर कर दिया है हमने। अडेंडम में क्या है, ये एक लैब अटेंडेंट टाइप का एक ग्रुप है जिसके अंदर आप चेक कर रहे हैं ना उस अडेंडम को। 7-8 पोस्टें हैं जो करीब करीब इंक्रीज हुई हैं हर एक कैटेगरी में, जनरल में, ओबीसी में, एससी में। तो एक बार चेक कर लेना एग्जिस्टिंग जो वैकेंसीज थी और जो अब जो वैकेंसीज है 7-8 वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं। तो वो अडेंडम है, वो एम्स दिल्ली का अडेंडम है। तो एम्स न्यू दिल्ली की जो पोस्टें हैं उन्होंने उसमें उसके अंदर आपको पोस्टें इंक्रीज देखने को मिली है। तो ये हम मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज की क्लास इंफॉर्मेटिव रहेगी। 21 नंबर की क्लास होने वाली है हमारी, सॉरी 21। तो 21 क्लास में क्या कराना है आपको, 21 क्लास का टॉपिक आपको बता देते हैं, जिसमें हम बात करेंगे आपका जीएफआर 2017 के बारे में। अब ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमने एक क्लास कराई थी, आई थिंक चेक करना, 9th क्लास है वो, क्लास नंबर 9, इसी सीरीज के अंदर, एम्स सीआरई की सीरीज के अंदर क्लास नंबर 9 हमने आपको कराई है, जिसमें इंपोर्टेंट अमेंडमेंट की बात करी है 2017 के अंदर। तो 2017 के अंदर जो अमेंडमेंट हुए हैं उनको पढ़ना एक बार जरूरी है, क्योंकि जो भी आपके पास रेफरेंस होगा, मान लो आपके पास बुक है कोई लेटेस्ट जिसमें से आप सर्विस रेगुलेशन जीएफआर वगैरह पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको ये चीज नहीं मिलेगी जो क्लास नंबर 9 के अंदर है। तो क्लास नंबर 9 के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे, एक ऑफिस मेमोरेंडम आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर का। किसका आता है बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर का एक ऑफिस मेमोरेंडम आता है 10 जुलाई 2024 डेट का। तो ये लेटेस्ट है। इसमें क्या है, इसमें जो हम रूल्स पढ़ेंगे, तो इसमें टोटल 13 रूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, जिसके अंदर चेंजिंग हुई है। अब हम कहीं भी किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो वो चेंजेस हम नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज 10 जुलाई 2024 का ऑफिस मेमोरेंडम अगर आप डाउनलोड करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जो प्लस मेंबर्स के लिए है। तो क्लास नंबर 9 के बाद हमने आपको अवेलेबल कराया था ये। तो 10 जुलाई 2024 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है, इसमें 13 रूल्स ऐसे हैं जिसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, चेंजेस देखने को मिले। वो रूल मैं आपको एक बार आपका हो तो एक बार एक क्लिक पे याद करा देता हूं आपको। 133(1), 133(2), 133(3), 3 रूल्स तो आपके ये हैं जिसके अंदर चेंजेस हुआ है। फोर्थ जो रूल है वो आपका 139 है, फिफ्थ है वो 149 है, सिक्स्थ नंबर जो रूल है आपका वो 149 हो गया, 154, 155, फिर 61, फिर 62, फिर आपका 73, फिर आपका 83। तो ये टोटल कितने हुए अभी चेक करो आप, 8, 9, 10, 11। तो 12 और 13 बचे, वो 200 के आसपास है। तो 201 है रूल नंबर 201, और नेक्स्ट है आपका 218। ठीक है, तो ये टोटल आपको रूल्स देखने को मिलेंगे। कितने रूल्स हैं? 13 रूल्स हैं। तो 13 के 13 रूल्स अगर आप चाहे स्वामीज हैंडबुक 2024 जो लेटेस्ट है उसमें से भी अगर पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली आप गलत पढ़ोगे। इसीलिए बार बार मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि क्लास नंबर 9 हमारी पढ़ लें, या तो इस ऑफिस मेमोरेंडम को पढ़ लें अगर आपके समझ में आ जाता है। तो नहीं आता है तो क्लास नंबर 9 को जाके एक बार आप चेक करो। क्लास नंबर 9 अगर पढ़ लोगे ना, तो जीएफआर 2017 पढ़ने का आपका एक अलग ही नॉलेज लेवल होगा, बिकॉज आपको एग्जैक्टली आफ्टर अमेंडमेंट चीजें पता होंगी। क्योंकि बिफोर अमेंडमेंट पढ़ा होगा, अब ऑप्शन में कहीं पे भी जैसे आएगा विदाउट कोटेशन, तो 25,000 है जैसे परचेज कर सकते हैं हम, लेकिन वो अमेंड होकर 50,000 हो गया, तो ऑप्शन 25 भी होगा, 50 भी होगा, आप 25 करके आओगे, जिसने पढ़ा है वो 50 करके आएगा। तो डेफिनेटली आपको फिर दोबारा से हम इंसिस्ट करते हैं कि आप क्लास नंबर 9 जरूर देखो। 13 रूल्स हैं सामने आपके लिखे हुए हैं, ये सारे चेंजेस हो गए। ठीक है बच्चों, चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। जीएफआर 2017 पढ़ाने की स्टार्टिंग करते हैं, समझाते हैं आपको क्या है इसका मतलब।
बेसिकली क्या है, बेसिकली सबसे पहले आपको बताना है कि जीएफआर आते किस काम है। ये आते हैं आपके प्रोक्योरमेंट के काम। कोई चीज हम जब खरीदते हैं तो प्रोक्योरमेंट के काम आते हैं। अब प्रोक्योरमेंट के जब काम आते हैं तो देखो क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या होता है उसका देखना है आपने। तो एक कंप्लीट एक साइकिल चलता है। ये साइकिल में क्या होगा, साइकिल में ऐसे होगा कि जैसे पहले तो आप प्रिपरेशन करोगे, प्रिपरेशन या कह सकते हैं हम प्रपोजल होगा आपका। ठीक है बच्चों, क्या होगा आपका एक प्रपोजल होगा। तो प्रपोजल के अकॉर्डिंगली सेकंड चीज आप देखोगे तो प्रपोजल के बाद क्या होगा, टर्म एंड कंडीशंस बनेंगी। जो हमारा सेकंड साइकिल होगा वो होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो चीज होगी हमारी सॉरी, वो होगा अब आप शॉर्ट लिस्ट करोगे, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ जिनको इस चीज की नॉलेज है, कंसल्टेंट्स। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो पॉइंट आएगा आपका वो आएगा रिसीट हो जाएगा अब चीजें, एंड रिवैल्यूएशन या इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल। अब प्रपोजल रिसीव होंगे और प्रपोजल्स पे काम होगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। ये गलत लिखा जा रहा है बार बार, प्रपोजल्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपका अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जब ये प्रपोजल्स का इवैल्यूएशन हो जाएगा। और फिफ्थ के बाद एक चीज आएगी जो सिक्स्थ नंबर पे आएगी आपकी, वो क्या आएगी, वो मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ असाइनमेंट्स। ठीक है, मॉनिटरिंग के बाद फिर ये साइकिल फर्स्ट पे ही आ जाएगा, मतलब ये प्रपोजल प्रिपरेशन। तो एक पूरा का पूरा जो ये साइकिल है ये क्या है, ये है आपका पब्लिक प्रोक्योरमेंट साइकिल। तो इस पूरे साइकिल को पब्लिक प्रोक्योरमेंट साइकिल बोला जाता है। तो बेसिकली आपको जो चीज समझानी थी वो आपको क्लियर हुआ होगा कि जब कभी प्रोक्योरमेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये प्रोक्योरमेंट के ही काम का आता है, डेफिनेटली आपको पता है प्रोक्योरमेंट के काम की चीजें हैं ये। समझने वाली चीज है इसके अंदर जो आती है वो आती है गुड्स। और गुड्स का बच्चों डेफिनेटली आपको पता है रूल नंबर 143 पहले भी हमने आपको बताया होगा, जरूरी है। ठीक है, चाहे वो AAO के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब समझाया था उसके अंदर था शायद ये गुड्स का कहां पे डिस्क्राइब है, तो 143 ऑफ GFR गुड्स की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। अब देखो इससे जो सवाल आता है, इससे जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, वो क्वेश्चन की ही बात कर लेते हैं कि कौन सी चीजें गुड्स होती है, कौन सी चीजें गुड्स नहीं होती है। अब देखो, अब जो जो चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, इंक्लूड्स, यहां पे हमने लिखा गुड्स और यहां पे लिखा इंक्लूड्स। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर आएंगी बच्चों मटेरियल। अब फोकस करना एक एक चीज पे, सेकंड चीज पे कोई कमोडिटी, ठीक है, थर्ड चीज पे आएगा कोई जैसे ग्रुप ऑफ मशीनरीज, ग्रुप ऑफ मशीनरीज, ठीक है, कोई भी ग्रुप ऑफ मशीनरीज। फोर्थ पे आपका कोई फर्नीचर है, ये भी गुड्स में आएगा। क्लियर हुआ बच्चों? इंटेंजिबल, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स समझना जरूरी है कि इसमें इंटेंजिबल में आते कौन कौन से, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, इंटेंजिबल प्रोडक्ट के अंदर आता है आपका, है ना, यानी कि सॉफ्टवेयर वाली चीजें। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, और लाइसेंस वाली चीजें होगी, इंटेंजिबल प्रोडक्ट है ये। लाइसेंस के बाद आपका मेन है जैसे लाइक आईपी हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
आप देख रहे हो सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें, ऑनलाइन वाली चीजें हैं ये, है ना। और क्या हो सकता है, पेटेंट्स हो सकते हैं। तो आप ये भी जरूर पढ़ के रखना इंटेंजिबल प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आता है। क्या क्या आता है बच्चों, सॉफ्टवेयर आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आता है, लाइसेंस आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी आता है, पेटेंट्स आता है। तो ये चीजें आ गई, ये समझा दिया आपको। ये सारी चीजें गुड्स हैं। क्या है बच्चों, ये सारी चीजें हैं आपकी गुड्स। तो इससे बेटर हम आपको नहीं समझा सकते। क्लियर। गुड्स के बाद ये तो इंक्लूड है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स। इस पे उतना ही फोकस करना है जितना इंक्लूडेड पे किया गया था, ठीक है। यानी नॉट इंक्लूडेड का हो या एक्सक्लूडेड का हो, ये वर्ड तो आपको पता ही होगा, एक्सक्लूडेड। तो कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूडेड है, एक एक चीज आपको समझनी है। बुक्स नहीं आती। अब बुक्स नहीं आती तो ऑब्वियसली पब्लिकेशंस भी नहीं आता, यानी लाइब्रेरी वाली चीजें हैं। मैं तो आपको इसी तरह से समझाऊंगा लाइब्रेरी वाली चीजें। लाइब्रेरी में और क्या आते हैं, पीरियोडिकल्स आते हैं, जो टाइम टू टाइम पे पब्लिश होती है, पीरियोडिकल्स, ठीक है। तीनों चीजें किसकी हैं, लाइब्रेरी की हैं। तो आप ऐसे याद रखो लाइब्रेरी की चीजें हैं ये। हो गया क्लियर। अब इंक्लूडेड वाले में दोबारा से आपको और चीजें हैं जो थोड़ी सी समझानी है, कि कुछ भी अगर आपको लगता है जो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स में भी काम आता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इसमें समझना, इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे आपको, सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या क्या आता है। देखो जी, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन से ही भेजोगे ना आप चीजें, ट्रांसपोर्ट करके। इंश्योर भी करोगे, इंश्योरेंस भी आ जाएगा। इंस्टॉल भी करते हैं हम, जब सप्लाई करते हैं तो इंस्टॉलेशन भी इसी के अंदर आ जाएगा। कमीशनिंग, देखो इंस्टॉल होता है लगाना, कमीशनिंग होता है उसको चला के दिखाना। एग्जैक्टली इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग एक कंबाइंड वर्ड है, ठीक है। ई पे आप कहोगे कोई ट्रेनिंग भी कह सकते हैं हम इसकी, कि फिर हम उस चीज को जब इंस्टॉल करते हैं तो समझाते हैं कि ऐसे काम करना है, इस पे ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद उसको मेंटेन करना है, तो वो क्या होता है बच्चों, मेंटेन करने वाला, मेंटेनेंस। तो ये चीजें आपने जरूर सीखनी है। ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड इन गुड्स। और नॉट इंक्लूडेड वाली कौन सी है, आपके सामने है। अब एक बार रिवीजन यहां पे, ठीक है, विदाउट एनी डिले एक रिवीजन है। कैसे रिवीजन है, हाईलाइट कर करके समझाते हैं आपको। गुड्स क्या होता है बच्चों, गुड्स में आती हैं चीजें जो इंक्लूड होती हैं, वो है मटेरियल, कॉमोडिटी, ग्रुप ऑफ मशीनरीज, फर्नीचर, इंटेंजिबल प्रोडक्ट। इंटेंजिबल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं आपको समझाया हमने, सॉफ्टवेयर हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, लाइसेंस हो गया, आईपी हो गया, और पेटेंट्स हो गया। क्लियर। इसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स वाली चीजें भी गुड्स के अंदर है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस। तो ऑब्वियसली ये क्लियर हुआ गुड्स क्या है। अब गुड्स में एक्सक्लूड क्या है, जो नहीं है, ये भी आपको समझाना जरूरी है। तो बस लाइब्रेरी से याद रखना, लाइब्रेरी में ही बुक्स आएंगी आपकी, लाइब्रेरी में ही पब्लिकेशंस आएंगे आपके, लाइब्रेरी में ही पीरियोडिकल्स आएंगे आपके। क्लियर हो गया। तो इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड के साथ साथ सबसे बड़ी चीज पहले ही बताई हमने आपको, क्लास स्टार्ट होने से पहले, सॉरी क्लास स्टार्ट नहीं है, टॉपिक स्टार्ट होने से पहले क्या बताया, कि ये गुड्स का जो डेफिनेशन है ये है 143, रूल नंबर 143 ऑफ जीएफआर, ठीक है। अब जीएफआर की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। हम कई बार आपको बता चुके हैं, फुल फॉर्म आप लोगों ने कमेंट करनी। ऑब्वियसली क्लियर हुआ, बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, आगे ये देखते हैं जो आप गुड्स परचेज करोगे, गुड्स, उनके लिए कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होता है, ठीक है। कंपिटेंट अथॉरिटी, कौन सी कंपिटेंट अथॉरिटी, जो आपकी प्रोक्योरमेंट कराती है, टू मेक प्रोक्योरमेंट्स, वो कौन होती है, किसके बेसिस पे, किसके अप्रूवल पे गुड्स को सैंक्शन किया जाता है, परचेज किया जाता है। तो अथॉरिटी जो कंपिटेंट होती है प्रोक्योरमेंट की, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ
जो आपके मेंशन्ड है जीएफआर के अंदर, ठीक है। तो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में अलग अलग डेलीगेशन पावर दी जाती हैं जो अपना अपना अरेंजमेंट करती हैं प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज के लिए। तो दे आर जो आपकी जेम पे अवेलेबल नहीं है, जो गुड एंड सर्विसेज, देखो जेम, ये जेम वर्ड को याद रखना, फुल फॉर्म पेपर में पूछी गई है पहले भी, तो ज्यादा टफ नहीं है। गवर्नमेंट है, ई से ई हो जाएगा और एम से मार्केट प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस होता है जिसके थ्रू हम परचेज करते हैं, जेम पोर्टल हो गया। जो चीजें जेम पर नॉट अवेलेबल आएंगी उसके लिए क्या होगा, कंपीटेंट जो अथॉरिटी है वो बनाई जाएगी, जो डिसाइड करेगी कि भाई कैसे प्रिक्योर करना है। अब ये जेम पे तो अवेलेबल है नहीं, तो कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज आर, जो कॉमन कॉमन वाली तो जेम से प्रिक्योर करना मैंडेटरी है, बट जो अवेलेबल नहीं है उसके लिए अथॉरिटी कंपीटेंट बनाई जाएगी, ठीक है। तो इस वाली चीज का जिक्र मिलेगा आपको रूल नंबर 145 और 47 के अंदर, ठीक है बच्चों। 145 और 47 के अंदर जीएफआर में मिलेगा। क्लियर हो गया? चलो तरीके देखो प्रिक्योरमेंट के। प्रोक्योरमेंट्स के आपने देखने मोड्स, तो कितने मोड्स होते हैं प्रिक्योरमेंट के? देयर आर, कितने मोड है प्रिक्योरमेंट के? आप मोड बताओ कितने मोड है। तो प्रिक्योरमेंट में बेसिकली जैसे टेंडर होता है, एक तो ओपन टेंडर होता है, ओपन टेंडर, ठीक है। और दूसरा होता है भाई ग्लोबल टेंडर, ग्लोबल टेंडर। एक तो ओपन टेंडर हो गया, एक ग्लोबल टेंडर हो गया। अब जो ओपन टेंडर है, ओपन टेंडर के अंदर ही आते हैं पार्ट नंबर 1, दैट इज ओपन टेंडर इंक्वायरी, ओपन टेंडर इंक्वायरी। और जो दूसरा पार्ट है, ये यहां से हम इसको हटाते हैं, ये यहां पे नहीं है ग्लोबल, ये दूसरा इसी के अंदर आता है, ये होगा आपका ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी। हुआ जी क्लियर आपको? ओपन टेंडर के अंदर ग्लोबल टेंडर और जो ये दोनों चीजें आई, ठीक है। ओ टी ई बोलते हैं इसको, इसको जी टी ई बोलते हैं, जी टी ई, ऐसे याद रखना, ओ टी ई और जी टी ई। क्लियर हो गया? इसके आगे आप देखोगे बच्चों, आपको मिलेगा सिंगल टेंडर इंक्वायरी, सिंगल टेंडर इंक्वायरी। एक होता है रेट कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, किसी फर्म के साथ रेट को फिक्स कर लो और उसी से मंगाते रहो। एक होता है परचेज विदाउट कोटेशन। अब यही वाली लाइन मैंने बच्चों आपको बताई थी, क्या बताई थी कि आप किसी भी बुक में पढ़ोगे आपको मिलेगा 25,000 मिनिमम जो रुपीज है अभी, लेकिन ये बढ़ चुका है भाई, ये हो चुका है 50,000। तो डेफिनेटली आप हमारी क्लास नंबर 9 जरूर देख लेना, नहीं तो इन्फॉर्मेशन आपको गलत मिलती चली जाएगी। एक परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमेटी है, एक परचेज थ्रू सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सीपीओ है, डीजीएस एंड डी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज का जो है सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो परचेज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे जैम के बारे में, ठीक है। जो जैम का हमने आपको अभी बताया था उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो देखो क्या है, सबसे पहले तो जैम का आपको सिंपल सी बात है, पोर्टल आप देख लो कैसे होता है, वैसे पूछा नहीं जाता पेपर में लेकिन शायद पता होना चाहिए आपको, है ना। तो ये जैम का पोर्टल है, जैम के पोर्टल के थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट ने ये स्टेब्लिश किया है कि भाई इसके अंदर क्या परचेज करोगे आप, कॉमन कॉमन जो चीजें हैं, तो लाइक कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज, इसके लिए बनाया गया है जैम पोर्टल। इसके बाद प्रिक्योरमेंट और गुड्स जो भी होंगी ये सारी की सारी मैंडेटरी हैं, अगर कोई कॉमन चीजें जो मिलती हैं जैम के थ्रू ही आपने खरीदनी है, ठीक है। तो जैम के थ्रू जो कंडीशंस हैं
वो क्या है? इसमें ना एक रूल नंबर 149 आता है। अब 149 में भी आपने देखा चेंजेस हुआ है। तो 149 है क्या? 149 है कि भाई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो जैम पे है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि जो सैंक्शन हायर अथॉरिटीज की है, अगर डिमांड ऑफ गुड्स को डिवाइड नहीं किया जाता है स्मॉल क्वांटिटीज में, ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इस तरह की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो यूज की जाती है। तो लाइन को आप दोबारा से समझो। टू अवॉइड सच प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑन जैम और द नेसेसिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज, द डिमांड फॉर गुड्स शैल नॉट बी डिवाइडेड। तो डिमांड्स को डिवाइड नहीं करना। तुमने ऐसे नहीं करना कि भाई जैसे 25-25 हजार की चीजें अवेलेबल है जैम के थ्रू, तो आप सोचो कि एक जो सर्विस है उसको आप 3 हिस्सों में तोड़ दो, अगर वो 75,000 की है तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये आपका रूल नंबर 149 के अंदर मेंशन्ड है ये चीज, ठीक है। वैसे अमेंडमेंट क्या है 149 के अंदर? अमेंडमेंट, अगर आपने ये क्लास देखी होगी तो डेफिनेटली आपको अमेंडमेंट पता होगा। बताओ बच्चों अमेंडमेंट अगर आपने पढ़ा है तो, क्योंकि डेफिनेटली क्लास हमने आपको कराई है। इसमें जो 149 है ना, इसमें क्या अमेंडमेंट है क्या ये 149? किसी को कोई इंफॉर्मेशन है तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हो। वैसे 149 के जो अंदर चीजें आती हैं वो बेसिकली क्या है आपकी, यही है जैम के बारे में, ठीक है। रूल 149 में जैम के रिगार्डिंग ही अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है? सिंपल सी बात है, यही मैंने आपको बोला था बुक आपके काम नहीं आएगी। कैसे काम नहीं आएगी? चलो इसको देखो अभी 149 को। 149 में क्या है, यहां पे लिखूंगा मैं एग्जिस्टिंग, जो अभी आप बुक के अंदर पढ़ रहे होंगे, और ये हो गया अमेंडेड जो अब चेंज हो चुका है। क्या चेंज हो चुका है? इसके बाद देखो हर चीज को नहीं बताएंगे हम इसके अंदर, पहले आपने क्लास को देखनी जरूर है। 25,000 रुपए तक की चीजें हैं जो आपको इसमें बेसिकली खरीदी जाती है। अब उसको बढ़ा के कर दिया भाई 50,000 रुपए, बढ़ गई वो रेंज, ठीक है। अब आगे जो चीजें हैं 25,000 से ऊपर, 25,000 से लेके 5 लाख तक, 5 लाख तक, इसमें क्या है, इसमें जो लोएस्ट प्राइस देगा, जितने भी अवेलेबल जो वेंडर्स हैं उनमें से लिया जाएगा। तो लिख दूं मैं यहां पे लोएस्ट प्राइस वाला जो होगा वो चूज करेंगे हम। लेकिन ये जो रेंज है, अब ये रेंज बढ़ चुकी है। कितनी बढ़ चुकी है? 25 तो 50 हो गया ना पहले ही, तो 50,000 से लेके जो 5 लाख है ना, इसको 10 लाख कर दिया है। क्लियर होगा डेफिनेटली आपको ये भी, ये लोएस्ट प्राइस वाला हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है? 5 लाख से ऊपर भी हो सकता है ना कुछ, 5 लाख से अबव। इस केस में क्या हुआ है? इस केस में हुआ है कि जो सप्लायर लोअर प्राइस देंगे और क्वालिटी जो रिक्वेसाइट है, स्पेसिफिकेशंस है, टाइम जो हमें मिल रहा है ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन, यहां पे लिख देते हैं हम ऑनलाइन बिडिंग के थ्रू, उसको हम यूज कर लेंगे उसकी सर्विसेज को। तो ये 5 लाख वाला ना बढ़ाकर, ऑब्वियसली आपको पता है ये रेंज 10 लाख हो चुकी है, तो ये 10 लाख से ऊपर ही आएगा, तो 10 लाख से अबव होगा, ये अमेंडेड है जो। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, दोबारा से आपको रेफर कर रहे हैं हम क्लास नंबर 9। ये भी देखो, इससे पहले हमारी क्लास नंबर 9 जरूर देखो आप। जीएफआर के जो अमेंडमेंट है 13 के 13 अमेंडमेंट हमने डिस्कस करेंगे। चलो, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का आपको पता लग गया। जैम पोर्टल की अभी हम बात कर रहे थे। अगर जैम पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन की क्या कंडीशन है? रजिस्ट्रेशन, इस रजिस्ट्रेशन की कंडीशन यही है, जो भी सप्लायर होगा इस पे, जो भी सप्लायर होगा वो 1 से 3 साल, 1 से 3 इयर्स फिक्स होगा उसका, ठीक है। इतने टाइम तक ही वो रजिस्टर्ड रहेगा। ये बात आपने इसके अंदर बस याद रखनी है, ठीक है। और ये बात आपके रूल नंबर 150 के अंदर मेंशन है, 150 में, क्योंकि 149 में क्या है, 149 में जैम पोर्टल की बात है, रूल 149 में बात की जाती है जैम की।
और 150 में बात की जाती है 1 से 3 ईयर, जो भी है 1 से 3 ईयर फिक्स पीरियड। ठीक है, जो बात हमने आपको भी समझा दी। अब एक चीज और देखो, एक चीज क्या है, एक स्टेटमेंट है या क्वेश्चन कहो इसको। एक स्टेटमेंट ये है कि कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके लिए मैंडेटरी है। क्या चीज मैंडेटरी है? कि कोई भी आप टेंडर की जो इंक्वायरी है, टेंडर हो या उसका कोई भी कोरिजेंडम आप डाल रहे हो या कोई बिड अवार्ड कर रहे हो, आप बिडिंग कर रहे हो कुछ भी, तो ये सारी की सारी चीजें किस पे होनी चाहिए? सीपीपीपी। अब ये सीपीपीपी क्वेश्चन पूछा भी गया है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये होता है आपका सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ठीक है बच्चों, अब जो ऊपर वाली लाइन हमने यहां से यहां तक आपको समझाई कि मैंडेटरी होता है, ये आपके रूल नंबर 158 और 159 में क्लियर हो जाती है ये वाली बात। कौन सी बात? कि सभी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी है, कोई ऑटोनोमस बॉडी भी हो जाए। अब एम्स है आपका ऑटोनोमस बॉडी, एम्स, ठीक है, तो वो भी ये कंडीशन फॉलो करेंगे कि सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ये चीज जो डिटेल्स है बिड अवार्ड की, कोरिजेंडम की, टेंडर इंक्वायरी की, एवरीथिंग शुड बी पब्लिश्ड होनी चाहिए। रूल नंबर 158 159 बात करता है इसके बारे में। ठीक है जी। अब एक चीज और निकल के आती है। क्या चीज निकल के आती है? तो नेक्स्ट बात करेंगे आपके बेसिक एक चीज है जो बेसिक बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगी आप सबके लिए, वो है कि एक पार्ट पेमेंट का जिक्र होता है, पार्ट पेमेंट। ठीक है, और एक होता है बच्चों आपका एडवांस पेमेंट। अब इन दोनों में फर्क है ना, वो फर्क आपको समझाएंगे, पार्ट पेमेंट क्या है और एडवांस पेमेंट क्या है। उससे पहले समझने वाली चीज है आपके लिए, जो परचेज करते हैं कुछ भी, ठीक है, जो कोई चीज हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, परचेज, उसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? स्टैंडर्ड मेथड्स। ठीक है, अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि जो परचेजिंग है, वैसे बताया हुआ है हमने आपको, ये स्टैंडर्ड मेथड्स देखो कौन कौन से होते हैं। एक वो होता है एटीई। एटीई में क्या करते हैं? एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी, ये फुल फॉर्म है इसकी। दूसरा है आपका एलटीई, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। अच्छा, क्या है ये जो लिमिटेड भी है ये चीजें, इनका क्या हुआ है, कोरिजेंडम जब अमेंडमेंट हुआ तो ये कंडीशंस इसमें चेंज हो गई है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के अंदर भी। तो जरूर क्लास नंबर 9 आप पढ़ लेना, ठीक है, नहीं तो इस क्लास को अगर हम जो जितने भी अमेंडमेंट है अगर इसके अंदर बात करेंगे तो ये क्लास काफी लॉन्ग हो जाएगी और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, जिस चीज पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। एक टू टाइप की, टू स्टेज बिडिंग भी होती है। एक आपकी सिंगल टेंडर इंक्वायरी होती है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, ठीक है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी होगी। एक आपका इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शंस भी होते हैं, ईआरए बोलते हैं इनको। ईआरए क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शंस, ठीक है। इस ही स्टैंडर्ड मेथड जो परचेज का है, ये चीज मेंशन होती है कि जो भी आपकी चीजें हों, ये सारे के सारे टेंडर निकालोगे आप, तो इसमें मैंडेटरी क्या होगा कि ये जो सारी चीजें हैं आप सीपीपीपी पर डालोगे, ताकि सबको इसकी इंफॉर्मेशन रहे। एडवांस पेमेंट, पार्ट पेमेंट के बारे में समझ लेते हैं एक बार यहाँ पे, कि आपका एडवांस पेमेंट क्या है और पार्ट पेमेंट क्या है। देखो एडवांस पेमेंट, देखो आप सबसे पहले एडवांस पेमेंट का ना सिंपल सा फंडा है, आपको समझा देते हैं, आप नोट कर लेना ये चीज। ए बी सी। ए में क्या है? ए में मैं आपको सिंपल बताऊंगा, प्राइवेट फर्म, प्राइवेट फर्म। दूसरे में हम आपको बताएंगे कोई भी स्टेट का हो, सेंटर की कोई फर्म हो, सेंट्रल, या आपका कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू हो, है ना, अगर ये एजेंसियां होती हैं तो। और तीसरे वाला होगा आपका कोई
मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखो कंडीशन क्या है, थोड़ा सा है, इजी है आपको समझना, कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात रहेगी नहीं जो आपके समझ में ना आए। देखो प्राइवेट फर्म जो है ये एडवांस पेमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हुआ ग्रेटर देन। कैसे समझाऊं आपको ये, चलो ऐसे नहीं समझाते, ऐसे समझाते हैं आपको। 30% नॉट एक्सीड लिख देते हैं यहां पे, इससे ज्यादा नहीं होगी जो हम चीजें बताएंगे। यानी जब आप किसी प्राइवेट फर्म को कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो 30% से ज्यादा एडवांस पेमेंट आप नहीं करोगे, मेंशन है ये लाइन, ठीक है। और गवर्नमेंट का है तो थोड़ा सा शेयर बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की ही अंडरटेकिंग है, सेंटर है, स्टेट है, वो कहीं भाग के तो जाने वाले नहीं। मतलब एक तरह से थोड़ा सा फेथ है जो ज्यादा होता है तो 40% हो जाता है। 40% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, अब ये जो 40% है ना, ये है क्या, 30% है, ये है क्या, ये बच्चों आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, ठीक है। क्या है ये, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। और मेंटेनेंस का जो होगा ना, मान लो मेंटेनेंस का काम है, तो जो 6 महीने, 6 मंथ लिख देते हैं यहां पे, 6 महीने का मेंटेनेंस चार्ज समझ लेते हैं, इससे एक्सीड नहीं करेगा। क्लियर हुई बच्चों आपको ये लाइन, कि 6 महीने के मेंटेनेंस चार्ज से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जैसे मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया आपने कि आप मेंटेन करोगे इसको 6 साल के लिए, तो जो 6 महीने में जो पैसे लगने हैं ना, उससे ज्यादा आप नहीं एडवांस पेमेंट कर सकते। स्टेट को आप 40% से ज्यादा नहीं कर सकते, और प्राइवेट को आप 30% से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये। अब देखो क्या है एडवांस पेमेंट। अब एडवांस पेमेंट की बात भी कर लेते हैं, क्यों होती है ये, क्यों देनी पड़ती है एडवांस पेमेंट। तो उसकी कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है कि एडवांस पेमेंट ना उस टाइम पे रिक्वायर्ड होती है जब मेंटेनेंस की बात होती है। मेंटेनेंस, किस चीज का मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सर्विसिंग के होते हैं, उसमें भाई ज्यादा पैसा लगता है। एयर कंडीशनिंग का आप सोच लो, ये अकाउंट से नहीं है, ये एयर कंडीशनिंग है, ठीक है। एयर कंडीशनिंग है, कंप्यूटर है, कोई बल्क में जो कोई ऑर्डर हो उसके लिए आप मेंटेनेंस के पर्पज पे एडवांस पेमेंट कर सकते हो। फैब्रिकेशन का कोई वर्क होता है, फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन समझ में आता है आपको। चलो आपको सिंपल समझा देते हैं। ये इस तरह का कोई शेड है, आपने देखा होगा इस तरह के शेड बनते हैं, गोडाउन बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह के गोडाउन में आप देखोगे सारा सारा जो स्टील वर्क, आयरन वर्क जितना भी होता है, वेल्डिंग वर्क जो होता है, तो इससे अगर इसको बनाया गया है तो इसको फैब्रिकेशन बोलते हैं, ठीक है। वेल्डिंग, कटिंग, इन चीजों से अगर इस पूरे को पूरे शेड को बनाया गया है, बहुत लंबा चौड़ा शेड है ये, तो ये फैब्रिकेशन का वर्क है। ऐसे वर्क में क्या होता है, ऐसे वर्क में ये मेंटेनेंस का काम हो गया, एडवांस पेमेंट अलाउड हो जाती है, ठीक है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसीलिए एडवांस पेमेंट करते हैं। तो एडवांस पेमेंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज समझा देते हैं, पार्ट पेमेंट क्या होती है। पार्ट पेमेंट ये होती है, मान लो ये पानी है, ठीक है, यहां पे शिप है, ठीक है, और ये शिप अब यहां से निकल चुका है, ये मान लो जापान है, जापान से ये शिप आपका इंडिया आ रहा है। तो अब क्या होगा, जब ये डिस्पैच कर दिया, तो डिस्पैच करने के बाद कंपनी का रूल है, वो अपना प्रोसीजर दिखाएगा आपको, डिटेल्स करेगा कि हमने डिस्पैच कर दिया, अब आप पार्ट पेमेंट कर दो, है ना। यानी कि टर्म डिलीवरी की है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है कि भाई पार्ट पेमेंट तब रिलीज करना है जब वो चीजों को डिस्पैच कर देता है। तो पार्ट पेमेंट हमेशा कब होगी, आफ्टर डिस्पैच, आफ्टर डिस्पैचिंग ऑफ द गुड्स, ठीक है। गुड्स के डिस्पैचिंग के बाद में ही पार्ट पेमेंट अलाउड होती है, ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो पार्ट पेमेंट का ये रूल याद रख लेना, आफ्टर डिस्पैचिंग। तो ये 172 के 2 में ये बात की गई है, ये तो पार्ट पेमेंट की बात की गई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, एडवांस पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट आपका 172 ऑफ 1 के अंदर मेंशन है, तो याद रखना बच्चों। दोबारा से आपको समझा देता हूं, 172 ऑफ 1 क्या रूल, जीएफआर का रूल है ये,
और दूसरा रूल है आपका 172 ऑफ 2। ठीक है, इसमें क्या है ऊपर वाले रूल में, ये आपका आ जाता है, ये तो पार्ट पेमेंट का है, पार्ट पेमेंट, और ये है बच्चों आपका एडवांस पेमेंट का। और एडवांस पेमेंट में क्या कंडीशन है, एडवांस पेमेंट में कंडीशन है जो ये 172 ऑफ 1 है कि उस बंदे से हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो बैंक गारंटी भी लेते हैं। क्या लेते हैं, बैंक गारंटी भी लेते हैं। एक तरह से ये होगा कि भाई एक्स्ट्रा पैसे कर दिए तो एक तरह से ये कोई बैंक में होती है ये कंडीशन कि वो बंदा बैंक गारंटी देगा कि अगर ऐसा हुआ कि कुछ उसने जो सप्लाई नहीं किया तो एक तरह से प्रूफ होता है। जैसे हमारे पास कोई चेक दे दे हमें, तो चेक में क्या कंडीशन है, अगर चेक आपने साइन करा के लिया हुआ है, कल को पैसे नहीं देगा तो आप चेक को कैश करा लेना। तो इस तरह से बैंक गारंटी है वो दी जाती है। ये किसके लिए दी जाती है, सेफ गार्ड के लिए दी जाती है। ठीक है, सेफ गार्ड के लिए। तो याद रखना 172 ऑफ 1 में बात है कि वाइल मेकिंग एनी पेमेंट, एडवांस पेमेंट, तो सेफ गार्ड होता है एवरी टाइम बैंक गारंटी का, जिसको 172 ऑफ 1 में बताया गया है। और 172 ऑफ 2 में क्या बताया गया है कि डिलीवरी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग सप्लायर्स को रिलीज किया जाता है पार्ट पेमेंट आफ्टर द डिस्पैचिंग ऑफ गुड्स, जब वो गुड्स को डिस्पैच कर देता है। ठीक है, हो गया आपको क्लियर। चलो अब जैम का थोड़ा सा पढ़ाया था तो जैम की एक चीज और बता देते हैं आपको कि पेमेंट का कैसे होता है जैम पोर्टल के अंदर। तो सामान तो आप ऑनलाइन मंगा रहे हो, पेमेंट की क्या कंडीशन होगी, तो विदाउट एनी डिले होती है। तो बच्चों इसमें जो पेमेंट होगी वो होगी विदाउट एनी डिले। ठीक है, लिख देते हैं यहां पे विदाउट डिले। एक तो ये कंडीशन है इसकी कि विदाउट डिले होगी पेमेंट। दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है इसके अंदर कि विद इन 10 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स आपको ऑनलाइन डिजिटली साइंड एक रिसीट जनरेट करनी है और एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जनरेट करना है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स एंड कुछ भी कह लो, कंसाइनमेंट कह लो, कंसाइनी कह दें। ठीक है, एंड कंसाइनमेंट, कुछ भी कहो, गुड्स ही समझो आप इस चीज को। तो क्या करना होता है, जो कंसाइनी होता है जिसको वो चीज दी गई है, कंसाइनी बोलते हैं उसको, उसको क्या करना है, इशू करना जरूरी होता है। क्या इशू करना होता है, डिजिटली साइंड रिसीट। ठीक है, एंड कि भाई हमने सामान को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद पेमेंट को रिलीज कर दिया जाता है विद इन 10 डेज फ्रॉम द जनरेशन ऑफ CRAC। अब एक फुल फॉर्म आप याद कर लो बच्चों आप। ठीक है, CRAC। चलो CRAC क्या होता है ये अभी समझाया था आपको। कंसाइनी, ये होता है आपका कंसाइनी। ठीक है, ये स्पेलिंग याद रखो आप, कंसाइनी रिसीट, कंसाइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस, कंसाइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। ठीक है बच्चों, कंसाइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद पेमेंट को 10 डेज के अंदर अंदर रिलीज कर दिया जाता है। ये पहले ये जनरेट होगा, ठीक है, पहले ये जनरेट होगा, इसके बाद 10 डेज के अंदर, 10 डेज के अंदर पेमेंट को रिलीज कर दिया जाता है। ओके, डिजिटली साइज जो करना है वो 2 दिन वर्किंग डे के अंदर का काम है। तो जैसे भी जो भी अकाउंट के थ्रू या जो PFMS सिस्टम होता है पेमेंट का, उसके थ्रू बैंक ये अपने आप देखता है ये सारा काम। और पेमेंट जो है 10 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पेमेंट को। इस 10 दिन में ही आपका इंक्लूडेड है हॉलीडे। ऐसा नहीं है कि भाई हॉलीडे अलग से है। ठीक है, तो ये चीज आपने जरूर याद रखनी। तो पेमेंट का प्रोसीजर इसके अंदर यही होता है। लास्ट टॉपिक है जो आपको समझाना है, वो ये समझाना है कि कुछ रूल्स होते हैं इसमें इंटीग्रिटी के। इंटीग्रिटी
इंटीग्रिटी के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम बताएंगे जो रूल्स को नहीं मानेगा, ठीक है, कि अगर जो भी कोई बिडर है, बिडर वो कंट्रावीन करता है, कंट्रावीन द कोड ऑफ इंटीग्रिटी, कोड ऑफ इंटीग्रिटी, तो क्या होगा, चाहे उसको डिबार करें, ठीक है, या कुछ और करें। ये रूल नंबर 175 के अंदर मेंशन है, ठीक है, क्योंकि जो इंटीग्रिटी को नहीं मानेगा उसको हम अलग कर देंगे। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, इंटीग्रिटी में आता क्या है, आपने यही देखना है कि इंटीग्रिटी में आता क्या है। बेसिक पॉइंट वाइज आपको समझाएंगे चीज, ठीक है। कोई भी ब्राइब, कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी गिफ्ट अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों के बीच में होगा, किस किस के बीच में, बिडर के बीच में, और दूसरा है हमारा जिसको हमने मतलब हमने सर्विस यूज करनी है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रोक्योरिंग एंटिटी, ठीक है। उन दोनों के बीच में ये वाली चीजें अगर होती हैं तो इंटीग्रिटी खराब हो जाएगी। कोई भी ओमिशन हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई, मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर भाई मिसरिप्रेजेंटेशन आप दे दो, कुछ गलत अगर दे दो तो वो चीजें भी अवॉइड करेंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय procuring entity टू बिडर, बिडर को कोई इंफॉर्मेशन दी और उसको वो अपने पर्सनल गेन के लिए अलग से यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कोड ऑफ इंटीग्रिटी खराब होगी, ठीक है। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्वेस्टिगेशन या प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन उसके अंदर आती है तो कोड ऑफ इंटीग्रिटी को खराब करेगी, ऑब्वियसली ये चीज, ठीक है। फॉल्स आप कोई डिक्लेरेशन दे दो, फॉल्स डिक्लेरेशन टेंडर प्रोसेस के अंदर, और कोई एंटिटी, अगर प्रोक्योरिंग एंटिटी भी ऐसा काम करती है कि वो अपने किसी पर्सनल बिडर को चीजें उनको टेंडर अलॉट कराने के लिए पर्सनल गेन के लिए अगर चीजें करता है तो वो भी डिस्क्लोजर है, उसमें भी कोड ऑफ इंटीग्रिटी खराब होती है, ठीक है। एक ये है आपका डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई झगड़े वाली ऐसी चीजें होती हैं, तो ये सारी की सारी चीजें कोड ऑफ इंटीग्रिटी को खराब करती है। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी प्रोक्योरिंग एंटिटी हो या बिडर हो, उसको एक्ट करना है एक उस तरह से ताकि वो कंट्रावीन ना कर पाए, इनको प्रोहिबिट ना कर पाए, तो ये इंटीग्रिटी बना के रखनी होती है। नहीं तो सिंपल सा फंडा है डीबार करने का, और डीबार करने वाला जो डीबार है इनको बिल्कुल बाहर कर देना, डीबार्ड। तो ये है आपका रूल नंबर 175 के अंदर, ये बात आपने बस याद रखनी, मेन है आपको रूल नंबर समझाना 175 के अंदर, ठीक है। एक कंसल्टिंग एक लास्ट रूल बता देते हैं, रूल वैसे रूल और भी हैं, जब हम आपसे एमसीक्यू प्रिपरेशन करवाएंगे तो उसमें आपको रूल देखने को मिलेगा। एक रूल 117 है, तो इसमें क्या है, 177 में इसमें आ जाती हैं आपकी कंसल्टिंग एजेंसीज, ठीक है, कंसल्टिंग एजेंसीज सर्विसेज। कौन कौन सी कंसल्टिंग सर्विसेज, जैसे कि भाई कम्युनिकेशन कंसल्टिंग, एडवाइजरी सर्विसेज, प्रोजेक्ट रिलेटेड सर्विसेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सारी की सारी कोई भी कंसल्टिंग सर्विस आप लेते हो तो ये भी एक प्रोक्योरमेंट है, नॉन फिजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, बट ये क्या है, आपका एरिया ऑफ प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है कंसल्टिंग सर्विस। इनको अगर हम हायर करते हैं तो ये रूल नंबर 177 के अंदर मेंशन है भाई चीजें, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी। तो बच्चों ये क्लास आपने देखा कि जो जीएफआर 2017 से रिलेटेड बेसिक जो चीजें थी हमने आपको सारी बता दी, है ना।
इससे ज्यादा लॉन्ग इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। बाकी अब केवल हम क्या करेंगे, इसके लिए मॉक प्रिपरेशन करेंगे और एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। तो आगे जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जीएफआर के भी, उसमें एडेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्रिपरेशन आप करते रहो। अगर हमारे साथ प्रिपरेशन करना है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसी तरह से आपने एमसीआरई एग्जाम के लिए हमें ज्वाइन करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो साथियों जो अभी तक इन वीडियो से दूर हैं, आपके दोस्त हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एमसीआरई के लिए। फर्दर कोई भी कमेंट होती है, क्वेरी होती है, mannatofficial14@gmail.com पर आप कमेंट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। तो साथियों मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।